हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो मेटल्स एंड नॉन मेटल का चैप्टर है, केमिस्ट्री का है। और फ्रेंड्स इसका हम लोग पहले भी एक लेक्चर कर चुके हैं और ये आज इसके जो आगे का पार्ट है ये वो पार्ट मैं लूँगी और आज ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के दोनों के MCQs भी मैं लेकर के आ रही हूँ, तो आप वो भी देख लीजिएगा साथ में। और केमिस्ट्री के कई लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बायो के लेक्चर्स भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जो लोग TGT PGT की बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की, वो लोग उससे ज़रूर देखिए और उससे बेनिफिट लीजिए। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं TGT नेचुरल साइंस की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ, क्योंकि DSSB की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इवन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं 25 से, तो आप लोग उसको भरिएगा। और चूँकि विमेन के लिए फ्री है, आप जानते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ बताया हुआ है। और वैसे भी जो इसकी फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ ही है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर भरिए और इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। एग्ज़ाम्स देते रहने से आप लोगों को आइडिया होगा और आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे, आपके पास नॉलेज गेन होगा, इन्फॉर्मेशंस बढ़ेंगी। ओके, तो चलिए हम लोग अब आज ये जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो मैंने लास्ट आपका जो लेक्चर ले रखा था उसमें मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिसमें से मैंने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बता दिया था और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो थी हमारी, लास्ट रिएक्शन वो थी हमारी। और हमने देखा था कि कैसे जो है जो आयरन नेल है या जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कैसे कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फिर वहाँ पे फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है। तो आज हम जो देखेंगे फ्रेंड, देखिए हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। सबसे पहले रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो नोबल गैसेस होती हैं, जिनको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सपोज अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या होगा, हीलियम जो है एक नोबल गैस है, तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे नियॉन की बात करें तो नियॉन का कितना होगा, 10 होगा। एंड अगर हम लोग आर्गन की बात करें तो आर्गन में 18 होगा। तो फ्रेंड्स जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनमें जो इनके ऑक्टेट होते हैं, इनके जो शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। ये जो है कम्प्लीटली फिल होते हैं, इसीलिए स्टेबल हो जाते हैं। अब इनको ज़रूरत नहीं होती है कि वो आगे कुछ मेहनत करें या आगे फिर कोई रिएक्शन करें, किसी और के पास ज़बरदस्ती जाएँ, उससे इलेक्ट्रॉन लें, उससे बॉन्डिंग बनाएं। ये बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे होगा क्या, तो रिएक्टिविटी करेगा कौन, कौन से मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी करेंगे। ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो एक्टिव होंगे या रिएक्टिविटी करेंगे जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे, ठीक है, और उनके शेल्स इनकम्प्लीट होंगे। और वो जो इनकम्प्लीट होंगे वो ये कोशिश करेगा कि वो 1 या 2, 3, 4 तक जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको गेन करके या फिर डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और जो स्टेबल बन जाए और वो अपने नियरेस्ट जो उनकी नोबल गैस है उसके बराबर का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर सोडियम की बात करूँगी फ्रेंड, तो देखिए सोडियम जो होता है आपको पता है कि इसमें जो है इसका एटॉमिक नंबर वो 11 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2, 8 एंड 1। तो अब 2, 8, 1 आपने किया, तो अब आप फ्रेंड देख लीजिए 2, ये आपका जो है 2 और 8, ये अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर ये नियॉन के बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ओके, नियॉन के बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड, तो ये इसके लिए ये इजी हो जाएगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको ये दे करके, डोनेट करके ये किसके बराबर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर ले, ये नियॉन के बराबर हो जाए। ओके, और ये अपनी एक स्टेबिलिटी को पहुंच जाए। तो देखिए इसीलिए जो सोडियम होता है वो क्या होता है, पहली बात तो सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ पे 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएंगे और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यानी कि जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई फ्रेंड, +1 हो गई यहाँ पे इस केस में।
इसी तरीके से जो क्लोरीन है उसके बारे में समझ लीजिए। क्लोरीन में हमारे पास कितने एटॉमिक नंबर हैं, 17 हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2, 8 एंड 7 है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे इसके पास जो 2, 8 है ये तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन से बना चुका है। अब यहाँ पे ये 7 है, तो अब क्लोरीन के लिए क्या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा कि वो इतने सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, किसी को दे दे, या फिर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसका जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा +1 के बाद ये 18 हो जाएगा। और 18 आपको पता है कौन सी नोबेल गैस का होता है, ऑर्गन का। तो ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा, वो 18 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे अब इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा और ये क्लोराइड माइनस आयन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं होता क्या है। अब यहाँ पे जो है आपके पास एक टेबल दे रखी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिए, रिवाइज़ कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। देखिए नोबेल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। तो हीलियम का कितना है, 2 है, 10 है, 18 है। देन इनका जो है K, L, M, N इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हो जाएंगे, हीलियम में सिर्फ 2 होगा, देन नियॉन में 2, 8 होगा, फिर उसके बाद 2, 8, 8 होगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए। अब मेटल्स को देखिए फ्रेंड, मेटल्स में कुछ मेटल का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम 11 है, तो यहाँ पे 2, 8 और यहाँ पे 1। देन यहाँ पे मैग्नीशियम में 12 है, तो 2, 8 फिर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एल्युमिनियम 13, 2, 8 एंड 3 इलेक्ट्रॉन। देन पोटेशियम 19, 2, 8, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। देन यहाँ पे कैल्शियम का 20 है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 8 यहाँ पे है, +2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके एटॉमिक नंबर्स कितने कितने हैं, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। नाउ अब यहाँ पे इनका जो है KLMN जो शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, नाइट्रोजन के 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, फॉस्फोरस 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6, देन उसके बाद क्लोरीन 2, 8, 7। ओके, इतना आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम इसको जो है समझेंगे कि ये रिएक्टिविटी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की है, और प्लस जो है होता क्या है, ये बॉन्डिंग बनाते हैं, कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अभी जस्ट चुटकियों में क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सोडियम के बारे में मैंने बता दिया था कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और 2 8 कर लेता है, और ये कैटायन बना लेता है, प्लस इस पर चार्ज हो जाता है। क्लोरीन के बारे में भी बताया है अभी जस्ट कि जो है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये एनॉयन बना लेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए, अब अगर इसकी शेयरिंग होगी, अब ये चाहते हैं कि किसी और, जैसे कि सोडियम एक मेटल है, वो चाहता है कि हम क्लोराइड नॉन मेटल, जो क्लोरीन नॉन मेटल है, उससे जुड़ जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है कुछ शेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शेयरिंग करनी पड़ेगी, कुछ क्लोरीन इसको देगा और सोडियम क्लोरीन को देगा। देन यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोरीन, यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, देखिए डॉट में दिखा दिया गया, यहाँ पे प्लस। तो अब इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। और फ्रेंड्स जो इस तरीके से ऑयन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है इसको ऑयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, ये ऑयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, जो सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं ये अपोजिटली चार्ज होते हैं और ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फ्रेंड, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इनके बीच में। ओके, तो अगर कोई पूछे, यहाँ पे स्टार बना लीजिए कि अगर सोडियम क्लोराइड का जो आपका मॉलिक्यूल है इसमें जो है कौन सा फोर्स होता है, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रो
आप इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए, इलेक्ट्रो जो है टर्म जब यूज़ हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और इसको क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो एग्रीगेट्स होते हैं अपोजिटली चार्ज आयंस के, ये वो होते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीगेट्स हैं अपोजिटली चार्ज आयन के। नाउ अब यहाँ पे कुछ और आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि इन्होंने कहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम में देखिए, अभी आपको बताया जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है 282 है। देन मैग्नीशियम कैटॉयन बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन देने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये दे सकता है। अगर देगा तो फिर चार्ज कितना आ जाएगा, 2, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये 2+ कैटॉयन बन जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्लोरीन का आप जैसे पहले हमने देखा था कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और अपना ऑक्टेट स्टेबल कर सकता है, तो यहाँ पे इसने क्लोराइड आयन बना लिया। अब इन दोनों को देख लीजिए क्लोरीन में। अब यहाँ पे चूँकि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला फ्रेंड MgCl2 होता है, ठीक है, MgCl2 होता है। तो क्लोरीन के यहाँ पे कितने आपके एटम्स ले लिए गए, 2 एटम्स ले लिए गए, और आपको पता है, और मैग्नीशियम के पास यहाँ पे अभी कितने जो हैं आपके आउटर मोस्ट जो शेल है इसका, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए, तो इसीलिए 2 डॉट्स बना दिए गए हैं। तो एक डॉट यानी एक इलेक्ट्रॉन ये एक क्लोरीन के एटम के साथ अटैच होगा और जो है यानी कि शेयरिंग करेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है यानी दूसरा डॉट है मैग्नीशियम का, वो क्लोरीन के जो यहाँ पे आपका दूसरा एटम है उसके साथ शेयरिंग हो जाएगी। देन यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देगा, क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा वो Mg2+ आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो Mg2+ ऊपर जो चार्ज है, देन क्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पे साइड में देखिए ब्रैकेट में 2 एटम्स लिखा हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो गया। नाउ अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो मेटल से नॉन मेटल को, ओके, मेटल से नॉन मेटल, क्योंकि ट्रांसफ़र करने का जो गुण है वो तो मेटल के पास है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मेटल का ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है वो मेटल से किसको होता है, नॉन मेटल, यानी कि क्लोरीन को हो रहा है। क्लोरीन नॉन मेटल, वो तो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है, इस तरीके से जो है ये आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, या इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। स्टार बना रही हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनको देख लेते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। नाउ यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखा है, उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का है यहाँ पे, ये देखिए 1074, और ये जो आपकी टेबल है इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन से आयनिक कंपाउंड ने दे रखे हैं। सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड है। देन सबसे ज़्यादा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कैल्शियम ऑक्साइड का है, यानी कि जो आपका क्विकलाइम होता है 2850 है, ओके। एंड ये केल्विन में दे रखे हैं, ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है। और यहाँ पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम का ही है, ओके। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है, उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, जल्दी से ही मेल्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे जो है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये सॉलिड्स होते हैं और हार्ड होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, और इनके बीच में किसके बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली ब्रिटल होते हैं और पीसेज में टूट सकते हैं, और जब भी प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड कोई मेटल है।
ठीक है। तो हार्ड जो चीज़ें सब्सटेंस होती हैं। नाउ अब इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगे, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि अभी हमने टेबल में देख लिया, बहुत ज़्यादा थे इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि जो इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब कंसिडरेबल अमाउंट में जो है वो एनर्जी चाहिए होती है इसको, तभी ये टूटते हैं। नाउ सॉलिबिलिटी अब देख लेते हैं। तो सॉलिबिलिटी में देखिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉलिबल होते हैं वाटर में। अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की बात करें तो वाटर में डालने पे वो अपने अपने ऑयंस में ब्रेक कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने एक सोल्यूशन वाटर ले लिया है तो इसमें अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो सोडियम ऑयन अलग हो जाएगा फ्रेंड्स, और क्लोराइड ऑयन अलग हो जाएगा, और बहुत सारे ऑयंस होंगे, जितना हम डालेंगे अमाउंट उस हिसाब से ऑयंस हो जाएंगे उसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो है और किसमें इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है, जैसे कि कैरोसिन है, पेट्रोल है, उसमें क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को पेट्रोल में डाल दें, चेक कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, या मिट्टी का तेल है उसमें भी आप अगर डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखिए, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्या वो कंडक्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि जो सॉल्यूशन होता है इसमें जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल होता है, उनका मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें उसको, तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन जो होगा वो उसमें जो है जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि उसमें करंट होगी। A solution of an ionic compound in water contains ion which moves to the opposite electrodes। अब क्या होगा? अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे ये, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं, और जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ ऑयन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ऑयन का मूवमेंट ही नहीं पॉसिबल होगा। कोई सॉलिड रॉक जो है आप ले लीजिए, कोई टुकड़ा ले लीजिए NaCl का, ठीक है, बड़ा सा, तो जब तक आप उसको डिज़ोल्व नहीं करोगे वाटर में तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नाउ अब इसका चूँकि स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है इसलिए भी इसमें ऑयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो मोल्टन स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हीट जो होती है उसको ओवरकम कर लेती है। हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इनके जो अपोजिट जो अट्रैक्शन जो होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको जो है हीट जो है वो ओवरकम कर लेती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, जो ऑयंस होते हैं वो फ्रीली वो मूव करने लगते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नाउ अगला अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के आप लोग ईजिली लिख सकते हैं। और फॉर्मेशन, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो भी ऑप्शन में आता है, तो उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा मैचिंग जो है वो करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है उसमें क्या है, सोडियम Na2O एंड MgO का जो है वो फॉर्मेशन है। एंड ये सब चीज़ें जो है आप लोग ईजिली कर लेंगे क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेटल का अकरेंस, की मेटल किस रूप में मिलता है, कैसे मिलता है, फिर इसको निकाला कैसे जाता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो नाउ अब यहाँ पे देखिए जो अर्थ क्रस्ट होती है वो मेजर सोर्स होती है, जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं मेटल्स हैं वो सब अर्थ क्रस्ट से ही मिलती हैं, ठीक है। नाउ सी वाटर जो है उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे कहाँ पे मिल जाते हैं, हमको सी वाटर में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्लेसेस पे होता क्या है कि जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही हाई परसेंटेज में मेटल होता है, कोई जो मिनरल ऐसे होते हैं जिसमें कि मेटल बहुत ही हाई परसेंटेज में होता है, तो वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उससे बहुत प्रॉफिट मिलता है इस प्रोसेस से। और जो मिनरल्स होते हैं जिसमें कि मेटल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, तीन चीज़ें आपको समझनी है, एक तो मेटल, फिर मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। ओके, तो ऐसे मिनरल्स जिनमें कि मेटल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं।
चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर देख लीजिए मेटल को एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको एक यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए एक्टिविटी सीरीज़ है। ओके, ये एक्टिविटी सीरीज़ है एंड रिलेटेड मेटलर्जी है। यहीं पर हम और भी चीज़ें समझ लेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं जो मेटल्स होते हैं, ये आपके जो बॉटम में है एक्टिविटी सीरीज़ के, इसके पहले भी हमने एक्टिविटी सीरीज़ देखी है लास्ट लेक्चर में। तो जो सबसे नीचे की तरफ है वो बहुत कम रिएक्टिव है, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, तो ये जो होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लगभग वो फ्री स्टेट में आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो और लेकिन जो कॉपर और सिल्वर हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फाइड या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसको सल्फाइड ओर या फिर ऑक्साइड ओर भी कहते हैं नाउ। और जो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पर हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो कभी भी फ्री नहीं पाए जाते हैं। वो कभी भी नेचर में आपको फ्री नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। और जो मिडिल वाले हैं, जैसे कि आपके जिंक, आयरन, लेड, ये सब मॉडरेट रिएक्टिविटी होते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं, ये मेनली अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये जो बहुत से अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ओर्स हैं बहुत सारे मेटल्स के, वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होती है और जो हमारी अर्थ होती है उसमें बहुत अबंडेंट है, तो वो क्या करती है, वो रिएक्ट करती है, वो अटैच हो जाती है मेटल से। नाउ अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो अब यहाँ पे जो बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी है उसके बेसिस पे क्या है कि मेटल्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। नाउ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। 3 तरीके से बताया गया है फ्रेंड। अब यहाँ पे ये सीरीज़ तो आपने देख ही लिया है, पहले भी आपने देखा था, मैंने बताया था। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये अब उसके बाद देन जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड फिर सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसमें कि हम लोग प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक आपको चार्ट फॉर्म में दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपका जो ओर है फ्रेंड्स, मतलब ऐसे मिनरल जिसमें कि मेटल्स है, ओर कहलाते हैं। तो जो ओर होता है, पहले क्या होता है, ओर को क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। उसका कंसंट्रेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना या उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट बनाना। अगर जो है क्या कहते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमने सोडियम क्लोराइड का जो है हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, अब हम उसमें वाटर और ऐड कर रहे हैं तो वो डाइल्यूट हो रहा है, यानी कि उतने ही वॉल्यूम में जो आपके जो सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जा रही है। ठीक है, डाइल्यूशन से। लेकिन अगर हम उसको जला दे रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है, वो भाप बन के उड़ रहा है, तो कम हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, वाटर की कंटेंट वो कम हो रही है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो रहा है। नाउ इस तरीके से। और कभी कभी आप लोगों ने अगर घर में भी डेली यूज़ में अगर आप देखें तो कभी आप लोग चाय वगैरह बनाते होंगे, टी, तो होता क्या है, टी जब बनाते हैं तो जब जो है बहुत ज़्यादा अगर वो बॉयल होने लगती है, जल जाती है, तो कंसंट्रेट हो जाती है और 1 कप की बजाय आधी कप रह जाती है आपके पास और गाढ़ी लगती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो ओर है उसका कंसंट्रेशन किया गया। तो अब यहाँ पे मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम एक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ओके, नाउ सबसे पहले मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इनका जो ओर है मोल्टन स्टेट में, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो यहाँ से इसको प्योर मेटल में बदला जा सकता है। प्योर मेटल हम लोग इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग प्योर मेटल पा सकते हैं। लेकिन जो मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी की, उसमें जो हमारे पास 2 टाइप के ओर हैं, एक कार्बोनेट ओर है और एक सल्फाइड ओर है। तो कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग कैल्सिनेशन यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग पे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो जो कार्बोनेट ओर है उसकी हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे एंड सल्फाइड ओर की हम लोग रोस्टिंग करेंगे। ओके, ध्यान रहेगा आपको। नाउ
अब देन यहाँ पे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बाद फिर यहाँ पे जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल जाएंगे आपको, क्या ठीक है, जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होंगे, अब ये क्या, अगर जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होंगे उसके लिए क्या करेंगे, देन रिडक्शन करेंगे उस मेटल का। ओके, कैल्सिनेशन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स ऑक्साइड तो आपका कार्बोनेट में भी मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaO ये हो जाएगा, ठीक है, और सल्फाइड है तो मान लीजिए किसी का सल्फेट है, उसमें भी ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो इसीलिए ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो मिले हुए हैं उसमें अब क्या करेंगे, उसको रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिडक्शन करने के बाद देन उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल का। ओके, ये स्टेप हो गया। तो ये हमारे पास जो मीडियम रिएक्टिविटी के थे उनके लिए। अब देखिए जो लो रिएक्टिविटी के, जैसे कि आपके पास गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सारे जो थे उनको क्या करते हैं, तो इसमें जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के होते हैं उनके सल्फाइड ओर्स जो होते हैं जनरली, ठीक है, तो इनकी रोस्टिंग की जाती है, क्योंकि सल्फाइड ओर की यहाँ पे भी रोस्टिंग की गई थी, देखिएगा। रोस्टिंग करने के बाद मेटल मिलता है और मेटल को फिर क्या करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो देन रिफाइनिंग हो जाती है। तो ये एक जनरल स्टेप दे रखा था जिससे कि हम लोग अलग अलग रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया। नाउ अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स देख लेते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स से क्या मतलब है, क्या करना है इसमें। तो जो ओर्स होते हैं फ्रेंड, क्या करते हैं, उनकी माइनिंग की जाती है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कोल माइंस होती हैं, गोल्ड माइंस होती हैं, खानों से निकाला जाता है उनको, डायमंड की माइंस होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सॉयल, सैंड एट्सेट्रा कॉल्ड गैंग। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि गैंग में क्या होता है, गैंग क्या चीज़ होती है। तो देखिए, सपोज़ अगर आप गोल्ड माइन में चले गए तो आपको ऐसा तो है नहीं कि सोना जो है आप गए हाथ डाल के आपने निकाल लिया, नहीं, क्या करना होगा आपको, वो बहुत सारी गंदगी के साथ मिलेगा, उस पर बहुत सारे जो है आपके रॉक में मिलेगा, तो बहुत सारी उसमें क्या होगी, मिट्टी होगी, बहुत सारी सैंड होगी और भी अदर आपकी गंदगी होंगी। तो फिर आप उसको पहले तो प्योर करोगे, ठीक है। तो ये जो आप यही बताया जा रहा है कि जो कंटामिनेटेड होता है और, ठीक है, और उसके साथ जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उस क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। नाउ अब ये जो इम्प्यूरिटी है उसको मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले रिमूव करना है, बिल्कुल रिमूव करना है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये प्रोसेस देख लीजिए। तो रिमूविंग के लिए क्या करेंगे, फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम ओर are the based on differences between physical and chemical properties of the gang and the ore। ये किस बेसिस पे किया जाता है, गैंग और ओर के बीच में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस होता है, भाई सबकी सेम नहीं होती है, किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तो उसमें जो है दोनों का ध्यान रखा जाता है हर एक चीज़ के बारे में, देन उसके बाद किया जाता है। तो अब डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं, ओके। अब सेपरेशन टेक्निक्स को अलग अलग जो है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है उसके बाद। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज़। अब ऐसे मेटल्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक्टिविटी सीरीज़ में जो है लो रिएक्टिव वाले थे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज़ में बहुत ही लो हैं या फिर वेरी अनरिएक्टिव हैं, तो जो ऑक्साइड्स होते हैं इनके, उनको क्या करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं सिर्फ हीट दे करके। तो उनको जो है रिड्यूस करने के बाद जो है मेटल्स में बदला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखिए, सिनाबार इम्पॉर्टेंट है, ये HgS, ये मरकरी का है फ्रेंड ओर, ओके। जो सिनाबार होता है HgS, ये मरकरी का ओर है, एन ओर ऑफ मरकरी। उसको जब हीट करते हैं तो सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन दी हुई है। नाउ HgS यानी इस सिनाबार को जब हीट किया, अब हीट का क्या मतलब है फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिली है, क्योंकि हीटिंग जो है या बर्निंग है किसके प्रेजेंस में पॉसिबल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉसिबल है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी बर्निंग कभी नहीं होगी, हीटिंग नहीं होगी। तो हीट दे रही है मतलब सिर्फ ऑक्सीजन आपको यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज्ड करना है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया, HgO बन गया, और Hg है ये HgO जो है ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना प्लस सल्फर का जो ऑक्साइड है वो अलग हो गया ना। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को
फिर से हीट किया, तो जब अगेन हीट किया तो देन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गई और आपको क्या मिल गया, आपको लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में मरकरी यानी पारा मिल गया। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कॉपर के लिए भी इन्होंने बता दिया है, तो कॉपर के लिए हम लोग देख लेते हैं। कॉपर जो है वो Cu2S के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसको भी हीट करते हैं। अब हीट करने पे क्या हो गया, ये आपका क्यूप्रिक्स ऑक्साइड Cu2O मिल गया और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। फिर इस Cu2O को और यहाँ पे Cu2S को दोनों को कंबाइन करके हीट कर दिया, क्योंकि तो फिर आपको कॉपर मिल गया और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। अब इस तरीके से आपने कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर लिया। नाउ अब यहाँ पे जो ऐसे मेटल जो कि मिडिल रिएक्टिविटी के थे, उनके लिए क्या करेंगे, तो उनके एक्सट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सारे जो मिडिल एक्टिविटी के थे या मॉडरेट रिएक्टिविटी के थे। अब इनके लिए क्या होगा, बताया था ना कि ये सल्फाइड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कार्बोनेट्स में के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए ये जो है इनका जो मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड से जो है आप जब उनको निकालते हैं तो थोड़ा सा ईजियर होता है कंपेयर टू द इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। यानी कि सल्फाइड एंड कार्बोनेट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसके कंपैरिजन में तो ईजी है। नाउ तो अब होता क्या है, अब यहाँ पे मेटल सल्फाइड को, अब एक मिनट फ्रेंड रुक जाइए, वेट करिए थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है मेटल सल्फाइड को और कार्बोनेट्स को सबसे पहले उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सल्फाइड एंड कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन जब सल्फाइड ओर को हम लोग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको स्ट्रांगली एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे बहुत ही ज़्यादा। देन इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हीटिंग कहेंगे। यानी जो रोस्टिंग होती है उसमें जो है एयर की प्रेजेंस में होती है ये, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है एयर से, और देन हीटिंग होती है। तो नाउ जो कार्बोनेट और होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड्स में। ठीक है, बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन लिमिटेड एयर। अब इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। अब यहाँ पे देखिए जो कार्बोनेट ओर्स के लिए, ठीक है, कार्बोनेट्स और जो होते हैं जब वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, इसमें भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है, लेकिन एयर जो यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिटेड होती है। यानी जो है लिमिटेड एयर होगी, कंट्रोल्ड वे में होगी। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहेंगे। तो आप कार्बोनेट से कैल्सिनेशन को रिलेट कर लीजिएगा, कार्बोनेट सी फॉर कार्बोनेट है एंड कैल्सिनेशन। तो चलिए अब यहाँ पे होगा क्या कि जो केमिकल रिएक्शन होती है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में ऑफ जिंक और, अब यहाँ पे ये दे रखी है। रोस्टिंग में देखिए क्या किया गया है, जिंक सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन जब दी गई यानी हीट किया गया एयर की प्रेजेंस में, देन जिंक का ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया गया एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, वो गैस के फॉर्म में थी, वो रिमूव हो गई, आपको जिंक ऑक्साइड सॉलिड मिल गया। नाउ कैल्सिनेशन में यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे लिमिटेड एयर है, तो यहाँ पे जो जिंक का कार्बोनेट था इसका कैल्सिनेशन किया गया, हीट करने पे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो एस्केप कर गई। नाउ आगे देखते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो रेड्यूस हो जाते हैं अपने करस्पॉन्डिंग मेटल्स में। यानी कि जो जिंक का है वो किस में रेड्यूस हो गया, जिंक में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये अपने करस्पॉन्डिंग मेटल्स में रिड्यूस हो गया है। ओके, और हमने क्या यूज़ किया, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एस कार्बन। यानी तो कार्बन जो था इसने क्या किया, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, और रिडक्शन में आपको पता है कि ऑक्सीजन तो चली जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ जिंक सॉलिड बचेगा। एंड यहाँ पे कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, इसने ऑक्सीजन को खींच लिया, गैस बना ली और उड़ गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब जिंक का जो ऑक्साइड है उसको हीट करते हैं कार्बन के साथ, तो ये मेटालिक जिंक में रिड्यूस हो गया। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है एंड रिडक्शन होता है, उसको पहले के चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, जो ये बता रहे हैं, तो आपको भी वो देखना है क्योंकि मैंने जो है वो पढ़ा दिया है, तो आपको ज़रूर देखना है और उसको समझना है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो मेटल्स होते हैं उनको उनके कंपाउंड से जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब कार्बन यानी कोक, ये क्या करता है, ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है।
कभी कभी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं और ये क्या करते हैं, ये मेटल को जो है ये मेटल को लोअर रिएक्टिविटी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ इन्होंने हीट कराया तो यहाँ पे मैग्नीज जो है वो आपका अलग हो गया लिक्विड, और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड Lo2O3 जिसको हम लोग एल्यूमिना भी बोलते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिल गया, प्लस हीट भी इसके, यानी कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ क्योंकि हीट का जनरेशन हो गया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक थर्माइट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये अक्सर ही जो है इसके नेम से आ जाता है थर्माइट रिएक्शन यहाँ पे एग्ज़ाम में। तो ये यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, बहुत सारी हीट की अमाउंट इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे जो मेटल होता है वो मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ अब रिएक्शन जो होती है आयरन की ऑक्साइड्स की यानी Fe2O3, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसकी जब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है इसको रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, कहीं आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, या फिर जब मैन्युफैक्चरिंग होती है बनाए जाते हैं ट्रैक्स तब ज्वाइन कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे क्रैक्ड मशीन के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और इस रिएक्शन को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अब ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन आपको पहचानने के लिए भी आ सकती है, आइडेंटिफाई करिए किसी भी एग्जाम में, सिर्फ DSSB के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे KVS दीजिए, NVS दीजिए, PRTs में भी कभी कभी साइंस के KVS में तो पूछा ही जाता है, PRT में भी साइंस आती है, तो आप उसको जो है याद कर लीजिए। Fe2O3 सॉलिड स्टेट में। नाउ अब इसकी जब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराई गई सॉलिड एल्युमिनियम पाउडर से, तो यहाँ पे आपकी आयरन मोल्टन स्टेट में मिल गया, लिक्विड मिल गया, देन उसके बाद एल्युमिना सॉलिड है और हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट इवॉल्व हो गई है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। नाउ अब यहाँ पे सोडियम की बात आ रही है। अब देखिए पहले बताया था कि जो इनको इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सारे रिएक्टिव होते हैं। तो इनको करते ये हैं फ्रेंड कि ये जो मेटल्स होते हैं इनकी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है दैन कार्बन, यानी कार्बन के बजाय ये ऑक्सीजन से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है, प्यार ज़्यादा होता है इनका। नाउ अब यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है देन आपको मेटल्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। इनके मोल्टन क्लोराइड्स की जो है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे देन आपको ये मिल जाएगा। लाइक सोडियम की सोडियम क्लोराइड से कर लेंगे तो मेटल आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, मेटल जो है वो कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। अब मान लीजिए कि सोडियम पॉजिटिव है और कैथोड यहाँ पे कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव की तरफ चला जाएगा। वेयर एज क्लोराइड इज़ लिबरेटेड एट एनोड। अब क्लोराइड में क्लोरीन ये माइनस हो जाता है तो ये एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शंस हैं एट कैथोड सोडियम प्लस, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम में बदल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोराइड है, इसने क्या किया यहाँ पे Cl2 में चेंज हो गया है। नाउ सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम को जो है कैसे ऑब्टेन करेंगे, याद कर लीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ये शो की गई है, और इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट को एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। एनोड पर इम्प्योर कॉपर मिलता है और कैथोड पर प्योर कॉपर मिलता है। याद रखिएगा, एनोड पर जो है आपका कैसा कॉपर है, इम्प्योर है, और ये जो कैथोड है इस पर प्योर कॉपर मिल जाएगा।
और इलेक्ट्रोलिसिस में आप जानते हैं कि जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड। ओके, नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यहाँ पे हैं, अब इनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है तो इसमें बता रहे हैं कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं वही बताया जो अभी मैंने, इम्प्योर मेटल को एनोड बना देते हैं और एक थिन स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की, उसको कैथोड बना देते हैं। इम्प्योर मेटल को एनोड, इम्प्योर एनोड, इम्प्योर एनोड। ओके, याद कर लीजिएगा। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज मेड ऑफ कैथोड। और जो प्योर मेटल है वो कैथोड होगा। सोल्यूशन जो होता है मेटल सॉल्ट का वो यूज़ होता है और वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। अपरेटस आपको दिखाया है अभी, जो है मैंने बता दिया है इसके बारे में। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में तो प्योर मेटल होता है एनोड पे डिजॉल्व, एनोड पे आ जाता है। और जो अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल आर इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड। जो अभी बात कर रहे थे बस वही चीज़ है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो होता क्या है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। और यहाँ पे इसको चूँकि एनोड पे आती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार बना दे रही हूँ, एनोड मड के बारे में आप लोग ज़रूर याद करिएगा। हम हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको टर्म है उसको डिफाइन करना, मिनरल, ओर, गैंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ओके, 2 मेटल्स बताने हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, तो बहुत ही जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं सिल्वर, गोल्ड, ये आप बता सकते हैं ईजिली। अब हम लोग कोरोजन की बात कर सकते हैं। कोरोजन जो है वो पहले चैप्टर जो 1 मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन, उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे उसकी। अब देखिए आप लोगों ने रस्टिंग जो है वो बहुत फेमस फिनोमेना है। रस्टिंग यानी जंग लगना, इसको तो आप पता ही है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। तो ना यहाँ पे सीधे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन की। ओके, कोरोजन मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देना, सड़ा देना, बेकार कर देना, उसकी परत को डिमिनिश कर देना। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए जो आयरन की रस्टिंग है उसको पेंटिंग से, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज़, इन सब से रस्टिंग को, आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। गैल्वेनाइजेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसमें जो इस मेथड में क्या करते हैं, जो स्टील होता है और आयरन होता है उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, इसको कोट कर देते हैं। किससे कोट करेंगे, इसको थिन लेयर ऑफ जिंक। तो फ्रेंड क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में किस मेटल की लेयर को चढ़ाया जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, कौन सा मेटल है, जिंक, Zn, इसकी लेयर को चढ़ाते हैं। तो जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल होते हैं उनको जो है रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। जिंक कोटिंग जो होती है अगर ब्रोक भी हो जाती है तो फिर आगे क्या होता है, देन अब आगे यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है उसको देख लेते हैं। नाउ एलॉय, एलॉय भी बनाए जाते हैं। तो कैसे एलॉय बनाए जाते हैं, एलॉय का क्या इंपॉर्टेंस है, तो एलॉइंग इज़ वेरी गुड टू मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब यहाँ पे आयरन जो है वो बहुत ही वाइडली यूज्ड मेटल होता है फ्रेंड, और लेकिन जो है ये कभी भी प्योर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो आयरन जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और ईज़िली जो है वो स्ट्रेच हो जाता है जब इसको हीट करते हैं। इसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लगभग 0.05% का कार्बन मिलाते हैं, तब ये हार्ड बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। और जो आयरन होता है उसको निकल एंड क्रोमियम के साथ मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेनलेस स्टील एलॉय के बारे में अक्सर ही इसका कंपोजिशन आ जाता है स्टेनलेस स्टील का। तो इसमें निकल और क्रोमियम होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हार्ड होती है और इसमें रस्ट नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो है पूरे घरों में, सबके घरों में यूज़ किए जाते हैं। और इसमें जो है, और मैं आगे आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देख लीजिए जो कुछ सब्सटेंस जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, एलॉय जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के। ओके, तो ये भी पूछा जाता है कि एलॉय होमोजेनस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो एलॉय कैसा मिक्सचर है, एलॉय होमोजेनस मिक्सचर है। ओके, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाया जाता है। इसमें एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल भी हो सकता है। और इसमें पहले जो है मेल्टिंग की जाती है, जो पहला प्राइमरी मेटल, यानी कि अगर हम
आयरन का एलॉय बना रहे हैं तो आयरन को सबसे पहले मेल्ट करेंगे, देन उसमें अदर एलिमेंट को डिज़ोल्व करेंगे एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में, फिर उसके बाद कूल कर देते हैं। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्योर गोल्ड के बारे में। गोल्ड के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सब लेडीज़ ज्वेलरीज पहनती हैं तो उनको जानना भी चाहिए कि उनकी ज्वेलरी बनती कैसे है, क्या चीज़ है ना। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसकी ज्वेलरी नहीं बनती है फ्रेंड। ओके, इसकी ज्वेलरी नहीं बनती है, ये सिर्फ बिस्किट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग या गोल्ड बार्स के फॉर्म में होते हैं। और इसका जो एलॉय किया जाता है या तो इसमें सिल्वर थोड़ा सा मिलाया जाता है या कॉपर। ओके, अब मिलावट का मतलब ये नहीं है कि बहुत किसी ने आपको बहुत ज़्यादा मिलावट वाला गोल्ड बेच दिया हो, तो ये भी आपको समझना है। जो आप 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं वो प्योर गोल्ड माना जाता है। नाउ अब यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, क्योंकि यही ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ होता है। तो 22 कैरेट गोल्ड जो होता है उसमें 22 पार्ट जो है वो प्योर गोल्ड का होता है और इसको 2 पार्ट ऑफ कॉपर या सिल्वर से, यानी कि 22 है प्लस इसमें 2 क्या मिलाया जाएगा, ये आपका गोल्ड रहेगा और ये आपका कॉपर या फिर सिल्वर की मिलावट की जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है कि 22 कैरेट गोल्ड हम आपको मिल रहा है ज्वेलरी। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब एक मेटल है मरकरी। मरकरी के बारे में बताया जा रहा है कि जो इसका जो जब एलॉय बनाते हैं तो इसके एलॉय को क्या कहते हैं, अमलगम। वेरी इंपॉर्टेंट है, अमलगम क्या होता है, मरकरी का अमलगम इसके जो एलॉय होता है वो कहलाता है। नाउ तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का वो उसके प्योर मेटल से कम होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जो प्योर मेटल है उससे कम होगा क्या, एलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जो ब्रास है वो किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर प्लस जिंक का एलॉय है ब्रास। ओके, तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है वो आपका वो क्या है, वो कॉपर और टिन का है। तो इस तरीके से ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टिन का है। लाइक जस्ता और जस्ता जो है और कांसा, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है, बल्कि जो सिर्फ कॉपर है वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वायरिंग में यूज़ होता है। नाउ सोल्डर का नंबर आया। सोल्डर जो होता है वो लेड एंड टिन का अलॉय होता है, Pb+SN, और ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इसको वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह की वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, या किसी भी जो आपका मेटल का कोई भी चीज़ अगर टूट जाता है तो भी वेल्डिंग में काम आता है। नाउ यहाँ पे अब देखिए द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, ये यहाँ पे आयरन पिलर है, दिल्ली में है ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार के अंदर है ये आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। अब ये 1600 साल पहले लगभग बनाया गया था और अब तो और भी ज़्यादा ईयर्स हो गए होंगे क्योंकि ये जो है पहले की बात है। तो अब यहाँ पे जो है होता क्या है कि इन्होंने ये जो इसका आयरन है बताते हैं कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है, रस्टिंग नहीं हुई है। क्यों, आप क्या समझते हैं क्यों नहीं हुई होगी, क्योंकि ये एलॉय का बना होगा उस टाइम पे। ओके, ये प्योर आयरन नहीं होगा। प्योर आयरन में तो उस टाइम पे भी लोगों ने देखा होगा कि प्योर आयरन जो है उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, रस्टिंग के नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन ये तो जानते होंगे कि ख़राब हो रही हैं आयरन की चीज़ें या इस धातु की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो पक्का इसको मतलब बचाने के लिए ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा। तो ये क्या है कि अब दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, अब देखिए साइंटिस्ट लोग इसको जो है अभी भी एग्जामिन करते हैं और सोचते हैं कि क्या चीज़ है। तो आयरन पिलर कितना है, 8 मीटर का ऊंचाई है इसका और इसका जो वेट है वो 6 टन, इट मीन्स 6000 किलोग्राम है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे चैप्टर देखिए हमने क्या क्या लर्न कर लिया इस चैप्टर में, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे है कह रहे हैं कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया जाता है। जो मेटल्स होते हैं उसमें चमक होती है, वो मैलिएबल होते हैं, यानी पीटा जा सकता है, उनको चपटा किया जाता है पीट करके, मैलिएबल होते हैं। और ये जो है डक्टाइल होते हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं। गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है और इसका यूज़ थर्मामीटर्स में बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है इसको। मेटल्स जो है वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आपका सोडियम है वो पॉजिटिव आयन बना लेता है और कैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ये तो पॉजिटिव आयन बना लेता है।
मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड ऐसा होता है जिसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इसमें एसिडिक ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी होती है और बेसिक ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। वाटर और डाइल्यूट एसिड्स के साथ वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब अब यहाँ पे अगर जब मेटल को हम लोग अरेंज करते हैं उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे तो वो एक्टिविटी सीरीज़ कहलाती है। नाउ मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो एक्टिविटी सीरीज़ में वो जो है हाइड्रोजन को जो है उसके डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि बताया था कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। नाउ जो मेटल्स जो नेचर में फ्री स्टेट में होते हैं और या तो फिर कंपाउंड स्टेट में होते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है उसके ओर से और उसको रिफाइनिंग करना ये सब मेटलर्जी में यूज़ होता है। और जो एलॉय होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बना सकते हैं या तो फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला के बना सकते हैं। देन यहाँ पे आपका है कि जो कुछ सरफेस होते हैं मेटल के, जैसे कि आपका आयरन है वो कोरोड हो सकता है और इसको जो है जब भी मॉइस्ट एयर में नमी में बहुत देर तक बहुत लंबे टाइम तक रखा जाता है तो ये क्या होगा, एक्सपोज्ड हो करके ये जो है कोरोड हो जाता है, इस पर जंग लग जाती है, इसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो क्या कहते हैं मेटल के अपोजिट होती हैं प्रॉपर्टीज़। ये ना तो मैलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नाउ अब ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है मैंने बताया था कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि इसमें शीट्स होती हैं या लेयर्स होती हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो वो मूव कर सकता है, और जब मूव कर सकता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर ले सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लोराइड के एग्जांपल में आपको बताया था। ओके, और जब ये मेटल के साथ इनकी रिएक्शन होती है तब। नाउ नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो कि एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। नॉन मेटल्स वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं उनके डाइल्यूट एसिड से, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ओके, ये क्या बना लेंगे, हाइड्राइड्स बना लेंगे, लाइक कैल्शियम का हाइड्राइड बन सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए आज का क्वेश्चन एंड जो आपका हमने रिवीजन भी कर लिया, और ये जो चैप्टर है आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये आज यहाँ पे एंड हो गया है फ्रेंड्स। और मैंने जो है एमसीक्यूज़ भी जो कल मैंने अपलोड किए थे वो एमसीक्यूज़ किए थे, तो इस तरीके से मैं एमसीक्यूज़ भी यानी क्वेश्चंस भी अपलोड्स कर रही हूँ और आपका कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट थ्योरी भी लेके चल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा, लेक्चर से बेनिफिट लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रिपरेशन करिए, टीचिंग को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।